ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा रिकैप हो जाए, हम लोग एक स्लोगन याद किए, तो आपको याद होगा, हेल्प टू फ्री ऑल पीपल, याद है? तो हेल्प से ह्यूमिलिटी, टू से टॉलरेंस, फ्री से फॉरगिवनेस, और ऑल से अप्रिसिएशन, और पीपल से पेशेंस। तो ये 5 क्वालिटीज़ हम डेवलप करते हैं रिलेशनशिप में, तो ऑटोमेटिकली हम अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। और ये भी दिया था, डिस्कस किया था हमने 6 लविंग एक्सचेंजेस: गिविंग गिफ्ट्स, रिसीविंग गिफ्ट्स, रिवीलिंग वंस माइंड एंड कॉन्फिडेंस, इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियल, एक्सेप्टिंग प्रसादम, ऑफरिंग प्रसादम। ठीक है, ओके। अब लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ह्यूमिलिटी में जो फर्स्ट टॉपिक लिया था ह्यूमिलिटी, बाद में टॉलरेंस हम करने वाले हैं आज। तो ह्यूमिलिटी में हमने देखा था कि ये महसूस करना या याद रखना कि हमको ये रिलेशनशिप चाहिए, इसकी आवश्यकता है। ये फैक्टर अगर हमारे दिमाग में आ जाता है, ये व्यक्ति चाहिए, इसके बिना हम जीवन नहीं चलाएंगे, ये दिमाग में रहेगा तो रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, झुक जाएंगे। अगर लगता नहीं ये चले भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब हम लोग रिलेशनशिप में खटास आना शुरू हो जाते हैं, हमारा एक्शन चेंज हो जाता है। राइट, जैसे कि जॉब का एग्जांपल लिया था, आप किसी जॉब में हैं और वो जॉब आपको चाहिए, आपको नीड है, उस दूसरा जॉब ऑप्शन में नहीं है, तो आप सहन करते हैं, झुक जाते हैं बॉस के सामने, नहीं? अगर आपको जैसे दूसरा जॉब मिल जाता है और अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, तो आप क्या सोचते हो, नहीं नहीं ये जॉब छोड़ना है। तो फिर मैं जब हुंडई मोटर्स में था तो मेरे बगल सीट वाले बैठता था, उसको जॉब छोड़ने का जब समय आया तो उसकी घटना बताता हूँ। जब छोड़ने का समय आया तो उसने लेट आया ऑफिस में, 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, 8 to 8:05 जो होता है, तो वो 5 मिनट का मॉर्निंग मीटिंग होता है, वो मॉर्निंग मीटिंग अटेंड नहीं किया उसने, वो 9:30 बजे आया। तो उसको बॉस ने पूछा लेट क्यों आए, बोलता लेट नींद खुला था। लेट नींद क्यों खुला? अलार्म नहीं है, बोले घड़ी नहीं है, बोले खरीद लो, बोलता पैसे दे दो। तो ये ना, ये छोड़ने वाला सिम्टम है, ऐसा लैंग्वेज जो होता है छोड़ने वाला होता है। तो बोलता है सैलरी इतनी मिलती है, अलार्म का नहीं मिलता है, अलार्म घड़ी दे दीजिए, मैं कल से लगाऊंगा। तो वो समझ गया छोड़ने वाला। फिर मुझे उसने बताया कि ये छोड़ने वाला है, कुछ प्लान करो उसके लिए, दूसरा बंदा ढूंढो। तो जब आप किसी को छोड़ना चाहते हो तो झगड़े को बढ़ाते हो, राइट? अगर नहीं छोड़ना चाहते, ये व्यक्ति मुझे चाहिए, बोले नहीं इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ये कहीं व्यक्ति छूट ना जाए मुझसे, आप झुक जाते हो, है ना? तो इसलिए पहला चीज़, अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड दिस रिलेशनशिप, टेकिंग ए हम्बल पोजिशन इन ए कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमेशा होता रहेगा, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि नहीं होगा। एक बात मैं बताना चाहूँगी इससे संबंधित, जब एक चीज़ मान लेंगे कि हम सब डिफरेंट हैं, यहाँ देखें जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग का आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग, फेस, सब कुछ ये सबके पास अवेलेबल है, राइट? लेकिन सबका डिफरेंट है। देखिए, फिर भी डिफरेंट हम लोग सब लोग, क्योंकि वी आर इंडिविजुअल होने से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कुछ ना कुछ दिखेंगे आप, क्वालिटीज़ भी अलग अलग है।
तो जैसे आप सोचते हो कि डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट होने की वजह से थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा। एक मत तो कहीं नहीं होता है, न भाई बहन में होता है, न सास ससुर में होता है, न सास बहू में होता है, न पति पत्नी में होगा, न भाई बहनों की, कहीं नहीं होता। जब डिफरेंसेस हैं, अगर आपने समझ लिया कि डिफरेंट है तो एडजस्ट करो। मैं एडजस्ट नहीं, मेरे समान वो क्यों नहीं बन रहा है, वो भी डिफरेंट है भाई, कैसे बनेगा आपके समान? वो डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो। अगर वो भी ये बोलने लगे कि मेरे समान बन जाओ, तो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक्सेप्ट करना मैं सीखा था, उसमें ग्रास का सीखा था, एक्सेप्टेंस। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, मुझे व्यक्ति चाहिए इसलिए मुझे झुकना पड़ेगा, तो हम झुक जाते हैं, तो रिश्ता बच जाता है। नहीं तो क्या है, मैंने बताया, फैमिली धीरे धीरे जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। नहीं होता है कि नहीं होता? देखिए, आप देखिए पहले एक फैमिली कैसी थी, एक में चाचा फूफा दाऊ तू सब लोग होते थे एक फैमिली में, सब बच्चों को पूरा प्यार मिलता था। माँ अपना रेस्ट भी करना है तो उस बच्चे को कोई संभाल लेता था। अब नहीं, अब आप बच्चे को खुद ही करिए, सब कुछ करिए, और आपको जॉब भी करना है तो फिर आया रखिए। ठीक, न्यूक्लियर फैमिली से वो कहते हैं। अब इस न्यूक्लियर के न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकलते हैं? देखिए, बच्चा कमरे में खेल रहा है, मोबाइल दे दिया उसको, आप अपने इधर मोबाइल में यूज़ कर रहे हो, हस्बैंड इधर मोबाइल में यूज़ कर रहा है, वो कहीं घूमने जा रहा है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, बच्चा कहीं चाइल्ड केयर में छोड़ दिया है। इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनना। वो कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा बड़े होकर। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, तो आपको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई फैमिली फंक्शन है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है या मैरिज हो रही है, पुराने ज़माने में लोग 4-4 दिन जाके मैरिज सेरेमनी अटेंड करके आते थे। नहीं गए, बाराती गए तो 3 दिन तक वहीं रुके हुए, खा रहे हैं पी रहे हैं आराम से, 3 दिन बाद आराम से जाते हैं, जब तक धक्के मार के नहीं निकालते। तो इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट पहले भी था, अभी भी होगा और आगे भी होगा, लेकिन क्या है, झुकना पड़ेगा, उस हम्बल पोजीशन को लेना पड़ेगा। और ऑलवेज सेइंग वन सेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ डिवोटी, स्पेशली डिवोटीज़ की बात जब करें तो डिवोटीज़ के बीच में हम ये सोचते हैं सर्वेंट है। हर रिलेशनशिप में सर्वेंट का रोल होता है, हर चीज़ में। इवन भगवान के केस में भी देखोगे, भगवान से जब भक्त को प्रेम हो जाता है तो भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहता है। आप देखिए यशोदा मैया माँ है, लेकिन वो भगवान से बढ़कर तो नहीं है, माँ है वो, लेकिन भगवान उनकी डांट भी खाने को तैयार है। सोची कि छड़ी दिखा रही है, जिससे भयभीत रहता है, भगवान उनकी छड़ी से भयभीत है, किसी भक्त की छड़ी से, कि मैया जो उसके हाथ में छड़ी है और बांध दिया है, मतलब पशु को जैसे मेरी पिटाई होगी। भगवान ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि प्रेम है जहाँ, वहाँ पर झुकना पड़ता है। राइट, प्रेम का परिभाषा यही है। तो अब आगे चलते हैं हम। रिलेशनशिप्स में इसको डेवलप किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ग्रो किया जाता है। डेवलप का मतलब पहले एक दूसरे से संबंध बनाया जाता है, अगर ऑलरेडी संबंध है तो उसको मेंटेन किया जाता है। सिर्फ मेंटेनेंस काम नहीं चलेगा, तो उसको ग्रो करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमने बताया था, ग्राफ याद है, रिलेशनशिप का ग्राफ हाई रहता है, फिर धीरे धीरे लो आता है, क्योंकि आप एक दूसरे की कमियाँ देखने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, है ना? याद है आपको? चॉकलेट्स का खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू याद है आपको? बाम की खुशबू। फिर एक समय के समझ में आता नहीं इनको इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा भैया, नहीं तो हमारे बॉडी के आसपास अगरबत्ती लगा देंगे लोग, नहीं तो। राइट, एनीवे, तो इसलिए ग्रो करने के लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। पुराने ज़माने में घर में ऐसा होता था, आज कुछ अच्छा बना के खिलाते हैं, है ना, वाइफ करती हैं या मदर करती हैं। आप सब लोग छोटे हो तो याद होगा, घर में कुछ स्पेशल बनेगा आज, या हस्बैंड से या फादर हैं, कुछ मार्केट से परचेज करके लाते हैं, आज ये बनाओ, या कुछ फ्लावर्स लेकर आ रहे हैं घर में, आज सजाओ घर को, कुछ स्पेशल होता है। तो ग्रो करने के लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा क्या किया,
ऐसे ही चल रहा है जन्म जन्मांतर तक रिलेशनशिप नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। तो ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एक दूसरे की लाइक और डिसलाइक को जानना, ठीक है, और उसको समझना, और समझकर उसको हेल्प करना। ये भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन हम आज ना एक्टिविटी के फॉर्म में करेंगे, ठीक है, समझेंगे। आपके बगल में ही जो भी लोग बैठे हैं, आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तब भी ठीक है, आज जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके बगल में जो बैठा है, जस्ट आपके बगल में कोई नहीं बैठा, भूत होकर बैठा हो तो कर सकते हैं। तो जिसके बगल में नहीं बैठा वो किसी के बगल में बैठ जाएं जाकर, और आपको हम सिर्फ 5 मिनट का एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या करना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक डिसलाइक द फूड, म्यूजिक, प्ले, सिंगर, डिवोटी। एंड नेक्स्ट टाइम कब मिलने वाले हैं? नेक्स्ट टाइम इस क्लास में मिलने वाले हैं ऐसे नहीं सोचना, कभी और कहीं भी मिलना चाहते हैं तो हम एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट मैंने बताया? ठीक है, ओके। तो प्लीज़ स्टार्ट। आप एक व्यक्ति को चुन लीजिए जिससे आप एक दूसरे से रिलेशन बनाइए। अगर आप दूसरे जानते हैं तो ओके, फिर भी और भी जान सकते हो जो उन्होंने बताया, लाइक डिसलाइक। पूछना पड़ेगा आपको कि आपको क्या पसंद है खाने में, हो सकता है अपने जीवन में कभी पूछा ना हो, राइट? प्लीज स्टार्ट। आज कई हस्बैंड्स पूछेंगे पत्नी से तुम्हें खाने में क्या पसंद है। माय गॉड, ओके, कौन पूछो भाई, दोनों बगल में बैठे हस्बैंड वाइफ। ओके, हो गया है समय। कोई शेयर करना चाहता है अपने आसपास के किसी व्यक्ति का पसंद नापसंद आपने जाना, या किसी नए व्यक्ति को आपने जाना है? एनीवन? हैंड रेज किया, हाँ, यस, माइक दीजिए, सब लोग सुनिए ध्यान से। प्रभु जी, मैंने अपने स्टेट में एक प्रभु जी बैठे हैं, उनसे बातचीत करी। हाँ, उनका नाम राहुल है। ये यहीं पे मतलब इनका ऑफिस है ईस्ट ऑफ कैलाश में। ये यहाँ पे 3 महीने से जुड़े हुए हैं और मैं खुद 1 महीने से जुड़ा हूँ। अभी हम नए हैं यहाँ पे, तो मैंने इनसे पूछा कि इन्हें कैसा लगता है यहाँ पे आके, तो उन्होंने बताया कि अच्छा लगता है काफ़ी और अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैंने म्यूजिक के बारे में पूछा, म्यूजिक कैसा पसंद है, तो बोल रहे थे कि 90s का म्यूजिक पसंद था मुझे, बट अब से डिवोशनल सॉन्ग पसंद आने लगे हैं। वेरी गुड। भगवान के गाने सुनते हैं। राणो तो गयो। तो मैंने फेवरेट फूड पूछा तो उन्होंने बताया राजमा चावल इनका फेवरेट फूड है। राजमा चावल आज राजमा चावल ही है। ओके ओके, बस इतनी बात हो पाई। ठीक है, बाद में कुछ और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब लोग एक बार ताली बजा दीजिए। थैंक यू। ओके, तो बेसिकली अगर रिलेशनशिप को ग्रो करना है तो हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा। कई बार कई साल तक पता नहीं होता है कि पत्नी को क्या पसंद है, क्योंकि हमने अपनी पसंद का हमेशा सोचा है। कई बार पति को कोई पसंद ही नहीं होता, उसको जो दे वो खाना पड़ता है उसको, है ना। वो बोलता है आज खाने में क्या है, बोले खाने में जो है वही तुम्हें पसंद करना पड़ेगा। तो इसलिए पसंद पूछा जाए और थोड़ा थोड़ा नापसंद का ध्यान रखें कि भाई ये पसंद नहीं है, या ऐसा बोलना। जैसे कई रिलेशनशिप में कई काइंडनेस होती हैं, जैसे फिज़िकल काइंडनेस। फिज़िकल काइंडनेस का मतलब है उस व्यक्ति के कंफर्ट डिस्कम्फर्ट का ध्यान रखना, है ना। जैसे कोई एक हस्बैंड वाइफ डिस्कस कर रहे हैं, जनरली प्रभु जी जो हैं हस्बैंड जो होते हैं वो खराटे लेते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम। अब वो खराटे से पत्नी को दिक्कत जाता है, लेकिन वो टॉलरेट करती है ना। तो हस्बैंड बोल रहा है कि मैं खराटे लेता तो मैं दिक्कत होती है, बोलती है हाँ मुझे दिक्कत होती है लेकिन मैं टॉलरेट करती हूँ क्योंकि दिन भर तुम मुझे टॉलरेट करते हो। तो एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं, राइट। जैसे तुम में अच्छे गुण हैं कि तुम सबके सामने मुझे डांटते नहीं हो, पब्लिक में मुझे एब्यूज़ नहीं करते हो, मिसबिहेव नहीं करते हो, लेकिन मैं दूसरे लोग करते हैं उसकी कंपैरिजन में तुम कितने अच्छे हो, तो मुझे क्या खराटे टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे कि एक दूसरे की लाइक डिसलाइक को जब समझते हैं, इवन नॉट हस्बैंड एंड वाइफ,
एनीवन, आप जिसके साथ रह रहे हो, फ्रेंड हैं, आप देखिए फ्रेंडशिप में क्या होता है, हम एक दूसरे की चीज़ों को सहन करते हैं, राइट। वो कैसा भी व्यक्ति उसके साथ एडजस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, रिलेशनशिप ग्रो होने लगता है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है, हमें लगता है ये व्यक्ति कितना समझदार है मेरे को लेकर, तो मुझे इसके साथ ही रहना है, और उससे सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं फिजिकल काइंडनेस। फिर होता है वर्बल काइंडनेस। वर्बल काइंडनेस क्या है, आप बात करते हुए सॉफ्ट स्पोकन है, स्पेशली विथ योर पार्टनर या फ्रेंड्स या जो भी कंपेनियन जो आपके साथ में रह रहे हैं या कलीग्स हैं, व्हाटएवर, जिनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। वर्बल काइंडनेस का मतलब होता है ऐसा हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना। मैंने भी बताया था, अगर आपको अपनी बात रखनी भी है तो बहुत लाइटली रखिए, बोलो जरूर, बोलना गलत नहीं है, अपने हार्ट को नहीं बोलेंगे तो मन में कुछ एजम्पशंस होंगे, तो बोलना ज़रूरी है, लेकिन कैसे बोलें, ऐसे बोलें कि उसको बुरा न लगे। सत्यम ब्रूयात् पुरम ब्रूयात्, सच बोलिए पर प्रिय बोलिए, क्योंकि याद रखना सच कड़वा नहीं होता, एक्चुअली हम कड़वा बना के प्रेजेंट करते हैं। सच सबको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे ढंग से प्रेजेंट करेंगे तो हमारा उद्देश्य उसको अपमानित नहीं करना होना चाहिए अपने वर्ड से। किसी को बताना चाहते हो कि तुम गलत हो तो अपमान करना ज़रूरी थोड़ी है। आपका उद्देश्य क्या है, उसको पता चल रहा है कि इसकी गलती है, राइट। और अपमानित कर दोगे तो क्या होगा, अपनी गलती नहीं मानेगा, सुधार भी नहीं करेगा। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे जब वाणी वाला पोर्शन आएगा कि हाउ टू करेक्ट अदर्स, उसमें हम लोग जाएंगे तो विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और थर्ड होता है मेंटल काइंडनेस होता है। मेंटल काइंडनेस का मतलब होता है उसको टॉलरेट करना, ठीक है। उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज, टॉलरेंस कि क्या प्रिंसिपल है, ओवरलुकिंग शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अदर्स। हम में से ऐसा कोई है जिसके अंदर कमी नहीं है? ऐसा कोई है? हाथ खड़ा करें। कोई परफेक्ट व्यक्ति है? कोई भगवान है यहाँ पर? कोई नहीं। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। हो सकता है कि दूसरे के अंदर जो कमी है उसमें आप हो सकते हैं परफेक्ट हैं, लेकिन आपके अंदर जो कमी हो सकता है वो परफेक्ट हो, तो वो आपको टॉलरेट कर रहा है तो आपको भी टॉलरेट करना पड़ेगा, ठीक। तो ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करो। कोशिश करना चाहिए वो कमियों को नज़रअंदाज कर दीजिए जिससे कोई डैमेज नहीं होने वाला। हम क्या चाहते हैं पता है, ये जो मेरे साथ पर्सन है ना, ये परफेक्ट बन जाए। अपने आप को नहीं देख रहे हैं, वो पर्सन परफेक्ट बन जाए, मेरे लिए परफेक्ट व्यक्ति चाहिए या मेरे जैसे बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने चर्चा किया था वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करो, तब रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उनकी कमियों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, वो कमियां जो किसी को डैमेज नहीं करी एटलीस्ट, और जो डैमेजेबल है कि डैमेज कर रही है किसी न किसी एंगल से, उसको बैठ कर अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा, बहुत प्रेम से, राइट। तो फॉल्ट फाइंडिंग एक कंडीशन सोल का एक सिचुएशन होता है, वो हर व्यक्ति दूसरे में कमी जल्दी देखता है, राइट। ये क्या दिख रहा है, कितने लोग स्टार दिख रहा है, दिख रहा है स्टार, लेकिन आपने पूरा ब्लैंक वाइट बोर्ड नहीं देखा। क्या दिखा? सिर्फ स्टार। पूरे कपड़े में अगर सब कुछ ठीक है, एक कहीं दाग लगा है, बोलिए दाग क्या लगा? देखते हैं बचपन में बच्चों को यहाँ काला टीका लगा देते हैं बड़ा सा, किस लिए लगाते हैं? बच्चों को नज़र न लगे, काला टीका में सीधा नज़र जाए। ट्रक के पीछे लिखे रहता है बुरी नज़र वाले तेरा, राइट। इसका पर्पस ये होता है कि अट्रैक्शन कहीं और ले जाना, क्योंकि हमारे अंदर कमियां देखने की आदत है। तो सबसे पहले कमी दिखती है, लेकिन आपने पूरा वो व्यक्ति के अंदर 100 अच्छाइयाँ होगी, वो नहीं दिखेगा, एक कमी दिखेगी वो। तो उस कमी को अगर हटा दिया जाए या नज़रअंदाज कर दिया जाए तो व्यक्ति कितना अपना है सोचिए, देखिए, फिर कोई टेंशन ही नहीं है, एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। 100 अच्छाइयों के बावजूद एक कमी की वजह से हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखिए बच्चे के केस में कैसा होता है, आपका खुद का बच्चा है, भले वो थोड़ा मान लीजिए किसी कारण से उसके अंदर थोड़ी कमियां हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। बच्चा फेल हो गया एग्ज़ाम में या अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आपको गुस्सा आता है, आप मारते हो,
लेकिन क्या आप दूसरे के बच्चे को मार सकते हो? जैसे किसी पड़ोस में जाओ, पूछो मार्क्स कितने आए, बोला 97% आया, खूब पीटो उसको अच्छे से। 98 क्यों नहीं है भाई तेरे? वो पड़ोस वाला बोले क्यों मार रहे हो मेरे बच्चे को? बोले अंकल जी 1 मिनट, इसका मार्क्स कैसे कम आ गए? बोले तुम कौन हो मारने वाले? कोई भी है, मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? आपका बच्चा नहीं है। अपने बच्चों को एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, राइट? सिमिलरली अगर आप उसको अपना मानते हो तो उसकी कई कमियों को बर्दाश्त करो, एडजस्ट करो, है ना? अपना व्यक्ति तो अपना ही होता, राइट? खासकर स्पेशली दूसरों के सामने तो बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहिए कमियों। है कमियां हैं, आप मत बोलिए। मैं एक सही घटना बताता हूँ। जब मैं ग्वालियर में था, मार्केट में कुछ शॉपिंग करने गया, तो वहाँ से मैं निकल रहा था तो मैंने देखा एक व्यक्ति था, वो साइकिल में था और उसका बेटा चला रहा था, पीछे फादर बैठे हुए थे। गांव के लोग थे। गांव के लोगों को देख के एक व्यक्ति के साथ कुछ टक्कर से मारा, कुछ झगड़ा हुआ। तो इसकी भी गलती थी, बेटे की गलती थी। पिताजी गए, उतरे साइकिल से और आके उससे लड़ने लगे। तुम्हारी गलती, तो कैसे कर दिया तुमने? बच्चा बड़ा खुश हुआ कि पापा मेरे तरफ से लड़ रहे हैं। लड़ के उसको, व्यक्ति को, उस गाड़ी वाले को भगा दिया। पर जैसे ही गाड़ी वाला गया पीछे और एक थप्पड़ मारा बेटे को, बोला बेटा तुम्हारी गलती थी। बोले पिताजी अब तो वहाँ कुछ और ही बोल रहे थे। बोला क्योंकि बेटा वो दूसरा व्यक्ति था, उससे मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मेरे व्यक्ति हो, पर तुम्हारी गलती मैं तुम्हें बताऊंगा। तो स्पेशली जब पब्लिक में होते हैं तो कभी करेक्शन मत कीजिए। पब्लिक में करेक्शन बच्चा भी नहीं लेना चाहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब आप सुबह सुबह बिखरे बिखरे बाल रहते हैं, बरमुड़ा में स्कूटी से जाते हैं ना छोड़ने के लिए बच्चे को, तो बच्चा बोलता पापा वहीं छोड़ दो, स्कूल के पास मत ले जाओ, गेट के पास। बोल देंगे अंकल कौन है, किसको लेकर आए हो? उसको भी बेइज्जती लगती है। आप क्या सोच रहे हो? बच्चों को लगता है ना? वो बच्चे बोलते हैं ये तेरे पापा हैं, कि बाल ऐसे स्पाइक्स क्यों बने हुए हैं? बच्चों का आंसर नहीं रहता है, राइट? देखिए पेरेंट्स उसके लिए वो है, हीरोज़ है ना, हीरो हीरोइन है उसके लिए। और वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेंगे तो उसको भी बड़ा डिस्करेजमेंट मिलता है। बच्चों को सबके सामने मारे ना तो पहले देखता है किसके किसके सामने मार खाए। हाँ, आप उस बच्चे को घर में ले जाकर डांटेंगे ना तो सहन भी कर लेगा। पब्लिक में, मेहमान के बीच में। सिमिलरली हस्बैंड वाइफ, करेक्शन मत कीजिए पब्लिक में, बिल्कुल मत कीजिए। किसी भी दोस्त को रिलेशन ख़राब करना, सबके सामने बेइज्जती कीजिए, एकदम रिलेशन ख़राब हो जाए। गलती होगी भी, वो व्यक्ति बुरा मानेगा। प्राइवेटली बोलिए, पर्सनली बुला कर एक जगह बैठाइए और पूछिए कि हमें ऐसा लगा, हो सकता है आप सही हो, हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती है, क्या आपको लगता है? बैठ के डिस्कस करना चाहिए। तो छोटा छोटा कमियों को छोड़ देना चाहिए। स्टोरी बताते हैं छोटा सा। एक बार मधुमक्खी की मक्खी से दोस्ती हो जाती है। मधुमक्खी की मक्खी से दोस्ती हो जाती है। तो मधुमक्खी बोलती है बहन कभी हमारे घर भी आया करो, आप आती नहीं हो। बोलती है हाँ हाँ मैं आऊँगी, कभी बुलाया नहीं आपने। बोले हमारी भी गलियाँ आओ, जो फूलों की गलियों में। तो वो जाती है, बोलती है मक्खी बोलती है वहाँ जाऊँगी तो सुंघा देगी मुझे सुगंध सुगंध खुशबू, मेरा तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। क्या करूँ? सोचती हूँ कुछ ना छोटा सा मल नाक में फंसा के चलती हूँ कि वहाँ पर ना सिर्फ खुशबू खुशबू सेंट वेंट आएगा, फ्रेगरेंस, यू नो आई डोंट लाइक फ्रेगरेंस। तो एनीवे वो चली जाती है वहाँ पर और लगा के जाती है। उसको लगता है यार खुशबू इतना सूंघने पर इसके अंदर कुछ चेंज क्यों नहीं आ रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो वहीं कुछ वो खाते होंगे, शायद कुछ खा पी रहे होंगे। तो उससे समय उन्होंने ध्यान से देखा तो मक्खी के नाक में कुछ लगा हुआ है। ओह माय गॉड, व्हाट इज़ दिस? तो मक्खी को बोलती है ऊपर देखना। जैसे देखते उसके नाक में कुछ लगा, गड़ा देती है, छींक आती है, वो मल गिर जाता है। और पहली बार जब सुगंध आता है मक्खी को बेहोश हो जाती है। ना अच्छा कभी सूंघा ही नहीं उसने, बेहोश हो जाती है। फिर उसको बोलती है ये क्या था? तो बोली खुशबू थी। तो बोलती हाँ। बोली पहले क्यों नहीं दिया? बोला क्यों तुम्हारी आदत थी गंदगी में रहने की। हमारी आदत क्या होती है? मक्खी की आदत क्या है? घाव में बैठना, गंदगी में बैठना। मधुमक्खी का काम क्या है? फूलों पे बैठना, मिठाइयों में बैठना, स्वीट्स पे बैठना, शुगर कैंडी में बैठना। तो हमारा मन जो है अगर गंदा है तो सिर्फ कमियां देखेगा, और हमारा मन अगर शुद्ध है तो अच्छा में अच्छी चीज़ को देखेगा।
आप लेना क्या चाहते हो किसी के अंदर से, किसी चीज़ को एडॉप्ट क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, अच्छी चीज़ें ख़राब चीज़ें। जैसे आप मान लीजिए मार्केट में जाते हो, माताएं समझ जाएंगे, सब्जी खरीदने जाते हो, भिंडी खरीदने जाते हो, भिंडी, तो भिंडी को चुनाव करते नहीं होते, कैसे चुनाव करते हैं भिंडी का, तोड़ के देखते हैं हर चीज़ को, जैसे परवल दबा के देखते हैं, लौकी को नाखून गड़ा गड़ा के देखते हैं, अच्छा नहीं ये भी अच्छा नहीं, हाँ ये अच्छा है, राइट, ऐसे करते हैं हम लोग का। हर चीज़ों का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। मेरी मदर बचपन में ले आती सिखाती थी ऐसे करो। एनीवे, तो आप क्या करते हो, सब्जियों के बीच में से अच्छी सब्जी चुरा कर, छुपा कर या जो भी खरीद कर अपने पास रख लेते हो। आप सोचो सब्जी के केस में भी आप अच्छी सब्जी चुन रहे हो, और जब अपने लाइफ पार्टनर की बात आती है तो उसकी खराब चीज़ें चुनने लगते हो। माय गॉड, ये क्या तरीका है? तब क्या है, अच्छी चीज़ें चुनने के लिए लालच रहना चाहिए। याद करना, जब अच्छे क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करोगे ना, तो वो व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को सुधारने के लिए प्रैक्टिस करेगा। जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, और समय आता है भोजन का, तो उस दिन खाने में जब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का समय आता है, तो जब प्लेट खोलता है तो उसमें देखता है टोस्ट रखा है ब्लैक कलर का, ब्लैक टोटल जला हुआ। तो बोलता वाह ब्लैक कलर, आई लाइक ब्लैक कलर, काटता उसको, टोस्ट को खाने लगता है। और दूर में पत्नी बैठी रहती, रोने लगती है, रोते रोते दूसरे कमरे में चल जाती। बेटी बैठी देख रही है, तो और पिताजी उसी में ही मक्खन लगा रहे हैं और खा रहे हैं बड़े चाव से। बोलती पापा आप ये जला हुआ खा रहे हो? बोलती हाँ, जला हुआ टेस्ट का अलग होता है बेटा। बोलते लेकिन मम्मी को पर गुस्सा नहीं आ रहा है? बोलते देखो बेटा, मम्मी दिन भर घर का काम करती है, दिन भर मेहनत करती है, तो कभी उससे गलती हो जाए तो इट्स ओके, जला हुआ कभी कभी खाना चाहिए। मम्मी मम्मी रो क्यों रही है फिर, आप तो खा ही रहे हो ना। मतलब मम्मी से पूछो जाकर। तो मम्मी से पूछते मम्मी आप क्यों रो रही हो? बोलते पापा दिन भर मेहनत करके आते हैं और मैं अच्छा सा ब्रेड नहीं दे सकती, अच्छा खाना नहीं दे सकती, मैं जला हुआ रोटी दे रही हूँ, जला ब्रेड दे रही हूँ, मैं कितनी बेकार हूँ। दोनों एप्रिशिएट किए तो अपनी अपनी कमियों को देख लिया, राइट। जब आप कमियां दिखाते हो तो क्या बोलते हैं, क्या मैंने ये नहीं किया तुम्हारे लिए, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं किया, मैं तो साल से काम करे कोई कुछ अच्छा नहीं बोलते हो। जब थोड़ी कमी होता है थोड़ी कमी दिखाते हो, झगड़ा होता है ना। सब लोग अपनी पत्नी को दिखा रही हैं, राइट। एप्रिशिएट करो, जहाँ भी जिस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है, ग्रोथ करना है, उसका एप्रिशिएट करो। देखिए बच्चों को एप्रिशिएट करोगे ना, वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, एंथुसियास्टिक रहते हैं। डिवोटीज को जब एप्रिशिएट करते हैं, वाह क्या कीर्तन गाया। मैं एक बार कीर्तन गा रहा था, तो मैं एक्चुअली अच्छा नहीं गा रहा था मेरे हिसाब से, मुझे पता है कि मैं गड़बड़ गाता हूँ, बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ। मैं गा रहा था, तो कीर्तन के बाद एक भक्त आए, बोले क्या वॉइस है, बहुत बढ़िया। बोला यार करेक्शन का शुरू हो गया, समय लग रहा है अभी कुछ बोलने वाले। बोलते ना आप थोड़ा प्राणायाम कर रहे हो, अच्छा रहेगा। मैं बोला प्रभु जी, यस प्रभु जी, मैं प्रैक्टिस करूँगा कीर्तन का। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बोला बेकार कीर्तन गाया हो, क्या बोला बहुत अच्छा वॉइस है, ये नहीं बोला कीर्तन अच्छा गाया हो। आपकी वॉइस अच्छी है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कीर्तन भी अच्छा गाओगे, इनडायरेक्टली बोला। तो उन्होंने मुझे करेक्शन किया, बहुत बेटर वे में किया, प्यार से किया। शॉर्ट कमिंग्स को ओवरलुक करना बेटर है, करेक्शन की ज़रूरत है उसके लिए कंस्ट्रक्टिव वे में, तो अप्रिशिएट करके उसको करो। इसको बोलते हैं ग्लोरीफाई, क्लेरिफाई, ग्लोरीफाई। फिर से बोलिए, ग्लोरीफाई, क्लेरिफाई, ग्लोरीफाई। एक और बार, ग्लोरीफाई, क्लेरिफाई, ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई करो, बोलो वेरी नाइस। जैसे किसी ने कुकिंग किया, आज खाना कैसे बना है, खाना ये तो अंदर ही नहीं उतर रहा, क्या बनाई हो तुम। हो गया भैया, पहले बोल दो। बोले तुम इतनी सारी चीज़ें कैसे बना लेती हो इतने जल्दी से। मान लीजिए नमक नहीं है, तो बोले कि वैसे खाना ठीक है, बोलता नहीं है, एक आध बार के बिना नमक के भी चलता है। आपने क्लेरिफाई किया, नॉट करेक्ट। बोलती नमक नहीं है, बोले कोई नहीं ऊपर से डाल लेंगे, ऊपर से डालने का टेस्ट अलग है। खा लिया उसने। तो बोला लेकिन तुम नमक नहीं था फिर भी उसका अलग टेस्ट था। क्लेरिफाई कर दिया, फिर ग्लोरीफाई फिर से कर दिया। तो बीच में जो
करेक्शन था ना वो इतना सॉफ्ट था, वो एडजस्ट कर लिया। अब उसके दिमाग में रहेगा कि नहीं फ्यूचर में मुझे ध्यान रखना है, देखो मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं। नहीं तो अगली बार बोले नमक कितना डाला, कुछ खाना बनाने आते 25 साल से खाना बना रही हो, नमक भूल जाती है, अगली बार नमक कैसे डाल देगी वो, लो नमक खाओ नमक। तो ऐसा हो जाता है, फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कभी किसी ना कुक को, जो भी कुकिंग कर रहा है ना, कुक करने के पहले झगड़ा कर लेना, फिर देखना खाना क्या टेस्टी बनता है। हमारे बेस में कुक थे, मैं अक्सर बोलता था जब कुकिंग करे ना कुछ भी मत बोलो उसको, जब कुकिंग हो जाएगी जो भी से गलतियाँ थी, वो सो गया था, लेट उठा था, वट ओवर, लेट बोलना। किसी ने पहले लड़ लिए थे, भाई साहब ना किसी में मिर्ची है ना किसी में नमक है, रोटियां तो आधी जली आधी निकली हुई, ऐसे लग रहा है चंद्रमा सूर्य सब उसी के अंदर समा गए। तो ये बहुत ध्यान रखें, शॉर्ट कमिंग्स को डील करना होना चाहिए। जैसे बोला जाता है हेट द सिन नॉट द सिनर, हमें पाप से घृणा करना है, पापियों से नहीं, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए सुधरने का। आपने उससे घृणा किया दिया तो उसको मौका कब दोगे सुधरने का। हर व्यक्ति से गलती होती है। जब भगवान हमारे हजारों गलतियों के बाद भी हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने जन्म जन्मांतर से भगवान को भूल चुके हैं, देखिए भगवान का स्मरण नहीं करते। वैसे पागल लोग भी बोलते हैं भगवान कुछ नहीं होते। जैसे आपका बेटा बोले पिताजी कुछ नहीं होता, पिताजी बोले बेटा देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोलते नहीं तुम नहीं हो, तुम निराकार हो पिताजी। बोला भाई बड़ा बेकार आदमी है, मैंने तुझे पैदा किया है तो क्या हुआ, तुम निराकार हो। तो पसंद करेंगे पिताजी, लेकिन घर से निकाल लेंगे, निराकार है, जा बेटा तुझे जायदाद से बेदखल करता हूँ, तू भी निराकार है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते हैं। भगवान हमेशा सूरज की रोशनी, वर्षा, हवा, पानी, भूमि में से उगने वाली चीज़ें, पुष्प आदि सब प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए तो जो भगवान मानता नहीं मानता उसको भी दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो इसी भगवान हमसे घृणा नहीं कर रहे हैं, हमारा जो गलत कार्य है उससे घृणा करके हमें करेक्शन करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, पर हमसे घृणा नहीं करते। गवर्नमेंट भी नहीं करती थी, गवर्नमेंट किसी मुजरिम से घृणा नहीं करती है, उसको सज़ा दे के सुधारती है, जेल में डाल के सुधार केंद्र में। तो घृणा मत करो, घृणा करके तो किस किस से घृणा करोगे, किस किस की कमियों से घृणा करोगे, आगे जाके सबको छोड़ना पड़ेगा, आप खुद अकेले हो जाओगे। राइट, ओके। तो हमें क्या करना है, फोकस ऑन गुड, अच्छी चीज़ों पर फोकस हो जाइए। जैसे स्पेशल इन केस ऑफ डिवोटीज़ का जो लाइफ होता है, सबसे अच्छा गुण होता है वो सरेंडर्ड होते हैं कृष्ण के लिए। अब एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आप सब लोगों को, हुआ होगा और नहीं हुआ तो शायद होगा। अब मंदिर में आते हैं तो कुछ लोग आपको पसंद नहीं आते मंदिर के, ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होता है। श्रील प्रभुपाद जी जब बॉस्टन में थे, बॉस्टन में एक मंदिर है, वहाँ पे एक लेडी आई और नए नए ब्रह्मचारी बने थे, जो पीले कलर के पहनते हैं ब्रह्मचारी थे। वो माता जी के सामने कुछ डांस कर दिया, ऐसे कुछ बेचारे डिस्टर्ब हो गए, एजेड थी वो बड़ी गुस्से से एक लेटर लिखा प्रभुपाद जी को, आपके मंदिर में आए कैसे बिहेव करते हैं, ऐसे कोई होता है क्या। तो प्रभुपाद जी ने लेटर लिख के बोला आई एम वेरी सॉरी कि मेरे शिष्यों ने ऐसे मिसबिहेव किया आपके साथ, पर मैं बताना चाहूँगा कि वो लोगों ने अपना पूरा जीवन दिया है कृष्ण को, जो आप नहीं दे सकती। उनके अंदर ये गुण है। और जहाँ तक आदतें हैं, समय के साथ आदतें सुधर जाएंगी, हैबिट धीरे धीरे सुधर जाती हैं। तो सरेंडर कहाँ से लाओगे इतना, कृष्ण एक शरणम, वो कहाँ से लाओगे, वो आप नहीं कर सकते जो उनके अंदर है। वो लेडी को बहुत समझ में आया, वो उसने फिर एक लेटर लिखा, सॉरी लेटर लिखा। तो ऐसे ही आप देखिए कि कोई व्यक्ति आपके लिए समर्पित है, भगवान के लिए समर्पित है, भक्तों के लिए समर्पित है, तो बाकी सब धीरे धीरे सेकेंडरी क्वालिटीज़ अपने आप आ जाएंगी, अपने आप आती। जैसे एक वैष्णव के अंदर 26 गुण होने चाहिए, लेकिन वो सरेंडर है ना तो 25 गुण उसके पीछे पीछे भागेंगे, क्योंकि आप सिखा दोगे। जैसे स्टूडेंट है, टीचर के प्रति बड़ा समर्पित रहता है, तो टीचर उसको सब सिखा देता है। और समर्पित नहीं, पीछे बैठ के बैंक बेंचर बन के जहाज़ बना रहा है, फेंक रहा है, तो क्या सीखेगा, कुछ भी सिखाएंगे सीख नहीं सकता। तो सरेंडर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए सरेंडरनेस है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है, तब एक दूसरे का करेक्शन लेने को तैयार हो जाएगा। तो इसलिए
उनको देखिए हाँ ठीक है, ये इसने गलती की है लेकिन ये सरेंडर्ड है, तो छोड़ दो गलतियों को, नज़रअंदाज कर दो। ठीक। एक गुण होता है इडियोसिंक्रेसिस, सुना है नाम? इडियोसिंक्रेसिस का मतलब होता है हर एक अंदर एक अजीब सी चीज़ होती है, हर किसी व्यक्ति के अंदर अजीब सा चीज़। अजीब सा मतलब कुछ ऐसा करेगा ना जो आपको हो सकता है आम जनता नहीं पसंद है। जो कई लोग ऐसे गर्दन हिलाते बात करते समय बीच में, देखा आपने? ये व्यक्ति मेरे पास आया था, ऐसे झटका मारता था, बोला भाई इसको क्या हो गया पता है? बोला आर यू ओके? बोला हाँ। फिर मैंने, अरे आपको हंसी आ रही ना, मैं हंसा नहीं, ये तो बुरा मान जाता, राइट? इसको बोलते हैं इडियोसिंक्रेसिस। हर किसी के अंदर कुछ अजीब सा कुछ करते हैं कई लोग बोलते अजीब से हैं, कई लोग वॉइस अटकता है। है ना, एक व्यक्ति था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की बड़ी इच्छा थी, बोलना नहीं आता, 1 रुपये का मिलेगा तो हो गया, कोई व्यक्ति बुक ही नहीं लेगा। भाई साहब रुको, तब तक चला जाएगा वो। लेकिन उसकी बुक्स करने की इच्छा थी, तो वो दो लोग टेबल लगाए और उसका अटकने की आदत है, राइट? दूसरा व्यक्ति एकदम फॉरवर्ड बोलता था, इंग्लिश बढ़िया। दोनों बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए। शाम को जब लौट कर आए तो जो लड़का अच्छा बोलता था उसने लगभग 200 किताबें की बुक्स करी। तो वेरी गुड लीडर ने बोला। और जो व्यक्ति अटकता तो बोले ये कितना किया होगा, बेचारा बोलना ही नहीं आता। कितना किया भाई बताओ? 5। बोले 500। बोले 500 कैसे कर दिया भाई 500? उनको बोलता हूँ कि बुक ले रहे हो कि पूरी भगवत गीता पढ़ा दूँ? तो बोलते नहीं भाई ये पूरी भगवत गीता पढ़ाओगे वो परेशान हो जाएंगे, तो बुक ले लो। तो सबके अंदर एक अवगुण होता है, इडियोसिंक्रेसिस कहते हैं, पर वो कभी कभी दूसरों की हेल्प भी कर सकता है, राइट? एनीवे जस्ट जोक है। तो एक कमियों को जब देखते हैं, बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के समय में एक राजा हुआ करते थे। उनका जो पुत्र था वो बहुत अय्याशी करता, एंजॉय करता, प्रताप रुद्र का पुत्र, पुरुषोत्तम जना, उस प्रकार का व्यक्ति था। तो उसके कर टैक्स लेने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो वो उनका काम, वो क्या करते, टैक्स लेते थे। और एक बार उन्होंने क्या किया, टैक्स को एंजॉय करने के लिए खर्च कर दिया, उधर नाच गाना देखने में, एंजॉय करने में उधर खर्च कर दिया। तो सोचा बाद में टैक्स आएगा उसमें दे दूँगा, अपने सैलरी बाद में नहीं लूँगा, ऐसा सोचा। लेकिन टैक्स का कलेक्शन करने के जब प्रताप रुद्र के पुत्र आए, पुरुषोत्तम जना, तो बोले टैक्स का पैसा कहाँ है? तो बोले अभी नहीं मिलेगा, बाद में दूंगा। तो बोले ऐसे थोड़ी होता, मैं राजकुमार तुमसे लूँगा। तो बोले मैंने उड़ा दिया, अगले महीने दूंगा। पिताजी को जाकर बताते, पिताजी बोलते नहीं उसकी, या तो उसका सामान जब्त कर लो कर के रूप में। तो आते हैं तो बोलते हैं कि पिताजी उसके पास घोड़े बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे घोड़े हैं, उनको हम खरीद लेते हैं, उनको ले लेते हैं। बोलेंगे पैसे नहीं देंगे उसको, जितने भी टैक्स का पैसा उन्होंने गबन किया है। पिताजी बोलते ठीक है जो अच्छा लगे करो। तो बेटा गया, बेटा जब लेने गया तो घोड़े की सौदे कर रहा था। तो घोड़े का मान लिया 30,000 रुपये, तो 10,000 15,000 ऐसे प्राइसेस लगा रहा था। तो ये जो गोपीनाथ पटनायक था उनका नाम, गोपीनाथ पटनायक कहते हैं कि उनको गुस्सा आया कि इतने अच्छे घोड़े का इतना कम रेट लगा रहे हैं। तो ये पुरुषोत्तम जना का एक प्रॉब्लम था, गर्दन हिलाने का, ऐसे हिलाता था, बात करते थे कि घोड़े तो बहुत इतना महंगे नहीं है, ऐसा करता था। तो गोपीनाथ पटनायक ने बोला कि तो हमारे घोड़े जो अच्छे हैं तुम्हारे जैसा ऐसा सिर नहीं हिलाते हैं। और बाप रे, उसको किसको बोला? राजा के बेटे को। तो गुस्सा आ गया उसने क्या कर दिया, बोला इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दूंगा। अपने पिताजी को बताता है और सूली पर चढ़ाने के लिए टांग के लिए व्यवस्था हो जाती है। तो व्यवस्था हो जाती है और चैतन्य महाप्रभु सब दौड़े दौड़े आते हैं। गोपीनाथ पटनायक के पिताजी दौड़ के आते हैं कि रक्षा करो। सारे डिप्यूटीज पहुँचते हैं कि ये देखो एक आपके भक्त का पुत्र जो है वो फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तो बोले क्यों चढ़ाया जा रहा है? रीज़न बताते हैं, जैसे उसने नाच गाने में पैसे कमा दिया है। बोले अच्छा उसको चढ़ जाने दो। चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए, तो गलत बात है। बोलते लेकिन आप नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? भगवान हो, भक्तों की रक्षा करने का वचन दिया आपने। कौन तया प्रतिजान नहीं नाम में भक्त प्रणश्यति। तो आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे? तो बोलते ये बताओ कि वो अभी क्या कर रहा है जो शूली पर चढ़ा हुआ है? तो बोले फांसी यहाँ पर, फांसी का बंदा यहाँ है, और वो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
बोलते क्या, हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए। तो काशी मिश्र जो थे वो उनके बड़े अच्छे सेवक थे। काशी मिश्र राज पंडित है प्रताप रुद्र के। तो जाके बोलते चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ पटना से बड़े प्रसन्न है कि वो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है। ये नहीं बोले कि बचा दो, इतने मात्र से काशी मिश्र के बोलने से उनको गोपीनाथ पटनायक को बचा लिया गया। तो एक क्वालिटी देखा उनके अंदर कि ये हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, लाख कमियाँ सुधर जाएगा। देखिए हम सब लोग, आप में से बहुत सारे लोग हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में आया होगा। आपने भगवान को सरेंडर किया तो आपके बहुत सारे बैड हैबिट चले गए। कई लोग चाय पीते थे, गुटखा खाते हैं, शराब पीते थे, मांस मदिरा का पान कर रहे थे, वो सब छूट गया आपसे। तो बैड हैबिट छूट गई ना, क्योंकि आपने सरेंडर को बढ़ाया है। सिमिलरली कोई व्यक्ति अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो उसको एनकरेज करो। कोई बोल, अगर 100 बार भी बोलता है मैं सुधरना चाहता हूँ, 100 बार अपॉर्चुनिटी दो। प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति था, वो बदमाशी किया, तो बोले प्रभुपाद जी हम उसको निकाल रहे हैं। बोलते नहीं मत निकालो। बोले प्रभुपाद जी नहीं निकालेंगे तो बदमाशी करते रहेगा। बोले नहीं उसको मत निकालो। अगर फिर भी वो जाने के लिए सोचता है तो प्रेम बढ़ा दो। बोले प्रभुपाद हाँ प्रेम बढ़ा देंगे। प्रभुपाद जी अगर वो फिर भी जाने के लिए सोचे प्रेम बढ़ाने के बाद, तो प्रभुपाद जी बोलते और प्रेम बढ़ा दो। और प्रेम बढ़ाने के बाद भी नहीं सुधरेगा और छोड़ना चाहता है तो फाइनली फिर से प्रेम बढ़ा दो। बोले फिर से प्रेम बढ़ा देंगे? बोले हाँ। और प्रभुपाद जी उसके बाद भी नहीं माना और छोड़ने के लिए तैयार है। बोले कोई रास्ता नहीं बचता, हमें फिर से प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कोई रास्ता मत छोड़िए कि वो चले जाए, और चले भी जाए तो अपने घर की खिड़की दरवाजे खोल के रखिए। वापस लौट कर आएगा और दरवाज़ा बंद रहेगा तो कैसे आएगा? अपनी तरफ से हमेशा रास्ता खोल के रखिए। ये विधि है। ठीक। प्रभुपाद जी कहा करते थे अंडरस्टैंड दैट अदर्स आर ऑल्सो टॉलरेटिंग बीइंग। बोलते टॉलरेट देम एज आई एम टॉलरेटिंग यू। एक व्यक्ति ने पूछा था 3-4 साल पहले इस सेमिनार में कि वो डिवोटी का, बोले प्रभु जी मैं एक टिकट खरीदा ट्रेन का और अपनी सीट पर जाके बैठता हूँ, दूसरा व्यक्ति आकर झगड़ा करता है मेरे से, मैं तो सही हूँ ना, मैं क्यों नहीं झगड़ूँ उससे? उसकी गलती है। मैं घटना बताता हूँ। मैं एक कुर्ला एक्सप्रेस आता है, कुर्ला से मुंबई जाती ट्रेन। तो एक स्थान है, आप देखेंगे दुर्ग स्टेशन है छत्तीसगढ़ में, वो दोनों एक साथ मिलती हैं एक बार। तो एक व्यक्ति वो चढ़ा जो कि उसको जाना था कुर्ला, वो उतरा, चाय खरीदा और बॉम्बे वाली ट्रेन में चढ़ गया। दोनों ट्रेन ऐसी थी, वो चढ़ा, उसने दिशा समझ नहीं आया कहाँ चढ़ना है, तो जिस ट्रेन से चढ़ा उतरा था उस ट्रेन में जहाँ चढ़कर हमारी वाली ट्रेन में चढ़ गया। हमारी सीट पर आके बोलता भाई आप लोग कहाँ पर कैसे बैठे हो? तो बोला आप कौन है? वो सब तो ठीक है, मेरी पत्नी बच्चे कहाँ हैं? तो बोला मुझे क्या पता। बोलते सीट मेरी है। उसने कहा इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। बोला भाई अभी तो हम चढ़े हैं हमारी सीट देखे। तो बोलते नहीं ये मेरी सीट। और ट्रेन चल पड़ी, चल रही हो, झगड़ा कर, हम भी झगड़ा कर रहे हैं, हमारी सीट, वो बोलता हमारी सीट है। टिकट दिखा रहे दोनों की, वही सेम बोगी सेम सीट। अब टिकट कोई चेक नहीं कर रहा है, वो आप पैकेट डाउन है, ट्रेन नंबर कोई चेक नहीं करता जनरली। जो पैसेंजर्स होता है सीट चेक करते हैं बस। झगड़ा हुआ, बढ़ता गया, वो फिर आया व्यक्ति, वो टीसी आया, टीसी ने चेक किया, बोला भाई साहब आपकी पत्नी बच्चे तो चले। बोले कहाँ चले? बोले वो वाली ट्रेन में चले। बोले कौन सी ट्रेन में चले? यही ट्रेन है। बोले ट्रेन ये नहीं है, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए। दोनों ट्रेन ऐसे क्रॉस करती है, उस जगह में एक ही साथ रुकती है। अब उसकी हालत ख़राब, वो कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ, विपरीत। फिर फ़ोन वोन करा के फिर इसको उतारा गया, वहाँ मिल गया जो भी। तो उससे जब एक शिक्षा लिया कि वो गलत था, हम सही थे, हम परफेक्ट भी थे, स्टिल वी शुड टॉलरेट देम। टॉलरेट कर कर एडजस्ट करने से सॉल्यूशन निकलता है, राइट। हम टॉलरेट नहीं करते। इस चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, पर वो किसी चीज़ में परफेक्ट हो सकता है, राइट। एक ही घर में 2 लोग अलग अलग चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं, और हर व्यक्ति सोचे कि ये भी मेरे साथ परफेक्ट समान परफेक्ट हो जाए पर्टिकुलर चीज़ में, तो नहीं हो सकता। जैसे वाइफ रोटी बना रही है तो बोलती है हाँ हाँ अब इसको पलटो पलटो, गैस में रखो, तवा हटाओ, फिर रखो रखो। पत्नी बोल रही 1 मिनट, रोटी बनाना 20 साल से जानते हो, मुझे सिखा रहे हो। बोलते तुम ड्राइविंग के समय ऐसी करती हो, जब मैं ड्राइव कर रहा था ब्रेक मारो ब्रेक मारो, अरे लग जाएगा लग जाएगा। बोलते 20 साल से मैं नहीं चलाता हूँ, तुम क्यों करेक्शन करती हो?
तो आप किसी चीज़ में परफेक्ट हैं, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति परफेक्ट होगा, राइट? तो टॉलरेट देम, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। ओके, इफ एवरीथिंग इज इनपरफेक्ट इन दिस मिडिल वर्ल्ड, लव इज मोस्ट परफेक्ट इन इट्स परफेक्ट इम्परफेक्शन। समझ में आया बात? इस संसार में सब कुछ इम्परफेक्ट है, पर प्रेम जो है त्रुटिपूर्ण गलत तरीके से प्रेम किया जाए वो भी परफेक्ट है, क्योंकि प्रेम बड़ा अट्रैक्टिव होता है, राइट? जैसे आप किसी के लिए कुकिंग करते हो लेकिन बहुत प्रेम से करते हो और ख़राब भी बना है ना, उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि इसमें प्रेम बहुत है। जैसे कृष्ण भगवान क्या खा रहे थे? केले के छिलके। कल्पना कीजिए आपके प्लेट में केले के छिलके काट काट कर कोई परोस दे आपके घर, मेहमान जब जाओ बोले सर आपके लिए केले के छिलके लाए, बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, फ्यूज़ उड़ गया है, नहीं खाएंगे आप। लेकिन भगवान कृष्ण खा रहे हैं आउट ऑफ लव। प्रेम ऐसे होता है ना? तो प्रेम इम्परफेक्ट होकर भी परफेक्ट हो सकता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। नेवर एक्सपेक्ट परफेक्शन इन ए रिलेशनशिप। कभी परफेक्शन की कामना मत करो, ठीक है? क्या करना है? लर्न द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट पीपल फॉर व्हाट दे आर। जैसा है ना टॉलरेट करो, एडजस्ट करना है फाइनली, ठीक है? अब एक मन में प्रश्न आएगा आपको, तो गलती करते रहे हम सुधारे नहीं फिर उसको, हैं? मन में आता है ना, वो कुछ भी करते रहे, कुछ भी गलती करते रहे, टॉलरेट टॉलरेट, क्या प्रभु जी टॉलरेट टॉलरेट बता रहे हो? कम से कम इतना तो बोल दीजिए कि थोड़ा करेक्शन का मौका दीजिए। ओके, करेक्ट कर सकते हैं, पर आर्ट ऑफ करेक्टिंग, करेक्ट करने के लिए आर्ट होना चाहिए, नहीं तो वो करेक्शन लेगा नहीं। ये 4 चीज़ें याद रखोगे ना, आपके घर में करेक्शन करने से भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। फर्स्ट, एम आई राइट पर्सन टू करेक्ट? राइट पर्सन भी आपसे करेक्शन क्यों लेना चाहेगा? जरूरी नहीं है आपसे करेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए। कई बार वो व्यक्ति किसी और की बात सुनना चाहता है, राइट? उससे बुलवाओ। अगर आपको आपकी बात सुनता है तो आप बोलो। जैसे हमारे मंदिर में होता है, कोई ब्रह्मचारी मान लीजिए हमारी बात नहीं सुनना चाहता और कुछ उसको करेक्शन करना है, तो हम किसको बोलते हैं? उससे इसकी फ्रेंडशिप जिसके साथ है, बोलेंगे ये इसको थोड़ा वो करना, करेक्शन करना, ये गलती से नहीं किया, आपकी बात सुनता है। बोले ठीक, क्योंकि आपकी बात, बोले तुम कौन होते हो? जैसे मान लीजिए सड़क पर जा रहे हो और व्यक्ति स्मोक कर रहा है, इधर आओ भैया, सिगरेट पीना बहुत बेकार है, चलो फेंको। आपकी बात मान लेगा? घर तक छोड़ के आएगा दौड़ाते दौड़ाते। करेक्शन नहीं लेना चाहते हर व्यक्ति। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उस रिलेशनशिप को, कितना सर्व किया है, कितना गाइड किया है, कितनी हेल्प की है, वो इन्वेस्टमेंट हाई लेवल का है, तब वो व्यक्ति करेक्शन में तैयार हो। जैसे बच्चों को करेक्शन करने के बाद भी वो छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते माता पिता को? उनको पता है कितना इन्वेस्ट किया माता पिता ने। वो सोचता वसूल रहे दे भाई, झेल लेंगे, ये अपने लोग हैं, राइट? तो एम आई राइट पर्सन टू करेक्ट? ये पहला क्वेश्चन पूछे अपने आप से बिफोर करेक्शन। दूसरा, डू आई राइट मोटिव टू करेक्ट? क्यों करना चाहते हो करेक्ट? कई बार नीचा दिखाने के लिए करेक्ट करते हैं किसी को, दूसरे को, राइट? ये है ही ऐसी, इसकी हर आदत ऐसी है। हम दिखाना चाहते हैं तुम्हारी गलती है, तुम गलत हो। ये उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हो ना, तो नीचा दिखाने के लिए मन क्यों हो रहा? वाई? नीचा दिखाने का मोटिव नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जैसे आपके घर में कुछ चीज़ टूट जाए, आप दिन भर उसको कोसते रहे, ये टूटा है, ये टूटा है, ये टूटा है। अरे भाई सुधार दो, टूटा है तो। एक व्यक्ति पेंटिंग बनाता था, लड़का, वो क्या करता था? पेंटिंग बना करना सड़क पर रख देता था, बोले जहाँ कहीं भी गड़बड़ है उसमें गोला लगा देना। भाई साहब इतना गोला लगा देते लोग उसमें। गोला लगाने के लिए लोगों का मन मज़ा आता है, यहाँ भी गोला, यहाँ भी गोला, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, गोला गोला गोले गोला गोला। और जब लेके आता था सर्कल ही सर्कल दिखते थे, पेंटिंग ख़त्म। वो बड़ा डिस्करेज होता, बोले मैं अच्छा पेंटर नहीं हो गया। अपने फ्रेंड के पास जाता है, बोले नहीं यार तुम तो अच्छे पेंटर हो। बोले फिर मेरे अंदर ये लोग करेक्शन क्यों करते हैं? बोले काम करो, तुम पेंटिंग बनाओ,
पेंटिंग बनाता है, वो पेंटिंग लगाता है सड़क पर और नीचे लिखता है अगर इसमें कोई कमी है तो सुधार के दिखाओ। सब लोग आते नीचे देखते हैं, भाई ठीक है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुधारना आता नहीं, करेक्शन कैसे करेंगे, राइट? तो कई बार हमें ही नहीं पता हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये ठीक नहीं गा रहा है, आप गा के दिखाओ। सचिन तेंदुलकर ने एक ऐसी बॉल मारी है, हलवा गेंद को कैसे खेला इसने। हम दिल्ली में बैठकर कमरे में टीवी देखते हुए सचिन तेंदुलकर को बोल रहे हैं कि खराब खेल रहा है, जिंदगी में बैट उठाया नहीं आपने। क्यों हलवा गेंद को कैसे खेल लिया भाई, हलवा गेंद हमने ज़िंदगी में कभी क्रिकेट का सी भी नहीं पता था आपको। तो बड़ा आसान होता करेक्ट करना, पर राइट मोटिव रहेगा और आपको थोड़ा करेक्शन आपको पता है उसको करना आता है। जैसे एक बार ऑल्टर में मैं गया तो एक ड्यूटी ना पहली बार ऑल्टर में आए थे और वो पानी में गिर जाता अभिषेक के बाद वो साफ़ करता वाइपर से, वो ज़िंदगी में कभी किया नहीं बेचारा। पहली बार करे वो, बस उस कमरे में ना पानी से कैसा लगा खेल रहा है, कभी इधर ले जाए कभी इधर ले जाए। बोल रहा भाई ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, बोला बाहर कैसे चले जाएगा, कभी इधर खींच दो कभी इधर खींच दो, एक तरफ ले जाओ। बोले भाई मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको जब मैंने बोला चलो ऐसा करके देखो, मैंने उसको थोड़ा करके दिखाया, बोला ऐसे करोगे खींचोगे एक तरफ ले जाओ, जहाँ ड्रेन है जहाँ ढलान है वहाँ ले जाओ। वो की बोली हाँ तो हो जाता है। अब देखो थोड़ा सा उसको करके दिखाया मैंने, उसके अंदर एक नया डेवलपमेंट हुआ। दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव वे में करेक्शन करना, राइट मोटिव से। रदर नीचे दिखाना तुम किस काम की ऑल्टर क्यों हो जाते हो, ऐसे लगाते हैं, अगली बार से बताना यहाँ पर। वो क्या सोचेगा नहीं आना चाहिए, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ उसमें, राइट। फिर आता है राइट वे। राइट वे का मतलब होता है कैसे बोलते हो। ये भी मैंने बताया था, बोलने का तरीका बहुत मैटर करता है। आधा से अधिक आप अगर बोलना नहीं जानते ना, सारे रिलेशन को तहस नहस कर सकते हो, सारे रिलेशन को। जैसे एक बार किसी भक्त का मोबाइल बज गया, खुद का जो लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने उठाया मोबाइल में, बोला देखो मैंने अब साइलेंट में कर दिया, आप लोग भी कर लीजिए। खुद की गलती थी, करेक्शन करके भी दूसरों को करेक्शन दिया। अच्छे ढंग से जब प्रेजेंट करते हो किसी चीज़ को तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर प्रभु विष्णु प्रभु बैठे हैं, मैं कई बार बताता हूँ उनकी स्टोरीज। तो हम लोग मायापुर गए हुए थे, जो अभी प्रभु जी अनाउंसमेंट करते ना प्रभु विष्णु प्रभु, तो प्रभु जी यात्रा के कोऑर्डिनेटर थे। हमारी बस को निकलना था करेक्ट 4:30 बजे निकलना था, और 4:30 बजे मंगल आरती का समय होता है। और मायापुर हम सोचते थे कि मायापुर में मंगल आरती ज़रूर अटेंड करेंगे। इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था 4 बजे बस में आ जाना, और 4:30 बस निकल रही, कोई दर्शन करने नहीं जाएगा। और ठीक है भाई, अब सब लोग थोड़े मंदिर से कुड़कुड़ा तो रहे, तो भैया ये दर्शन नहीं करने दे रहे, ठीक है कोई बात नहीं, सामान रख दे, मैंने भी सामान रख ला, चलो कोई बात नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे। सारे लोग बस में बैठ गए, 4:45 हो गया है, प्रभु विष्णु प्रभु गायब है। और सारे लोगों ने हलचल मच गई, बस ये तरीका होता है, खुद ही जाकर दर्शन कर रहे होंगे पक्का, हमें यहाँ पर बैठा दिया, हमारा मन नहीं करता है कि हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है ना। तो सब लोग ऐसे झगड़ा करने, बोला एक मिनट ऐसे ओपिनियन मत बनाइए। मेरे को भी थोड़ा लगा ऐसे, हमको तो रोक दिया, खुद चली तो नहीं गया कहीं। बोला लेकिन पूछना चाहिए, लेकिन पूछें क्या आप क्या दर्शन करने गए, तो उनको बुरा लग सकता है, कुछ अच्छा काम कर रहे हो। मैंने उनको फ़ोन किया, बोला हरे कृष्णा प्रभु जी कहाँ हैं, हमको कब निकलना है। बोले प्रभु जी अच्छा वो फ़ोन आ गया आपका, मैं ना सब लोग भक्तों के लिए प्रसाद लेने गया हूँ, ब्रेकफास्ट मैं अकेले उठा रहा हूँ। उन्होंने 8 कार्टन्स को उठा रहे थे, कैसे पता, पहले 2 कार्टन उठाएंगे, थोड़ा ये इतने नज़र के डिस्टेंस पर एक छोड़ेंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर 2 कार्टन उठाएंगे, फिर पीछे आएंगे, 2 कार्टन उठाएंगे, फिर आगे के स्टेप्स करते करते वो लगभग 1 किलोमीटर से कर रहे हैं अकेले, बिकॉज ऑफ अस। और हम क्या सोच रहे हैं, मज़े कर रहा है बंदा, दर्शन कर रहा है। तो बोले प्रभु जी मैं डिवोटीज़ को भेजूँ, बोला हाँ। बोला कमान सब डिवोटीज़ दौड़ो, सब डिवोटी उठा के ले आए। फिर मैं जब वहाँ बताया इनकी एक्टिविटीज़ क्या कर रहे थे, मन में अप्रिशिएशन हुआ। और सोचो, और आते साथ बोलते आगे दर्शन करके हमें बैठा रखा था, तो इनके अंदर क्या बीत थी। तो राइट वे से कभी कभी पता चल जाता है एक्चुअली इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई जितनी बड़ी बात हम सोच रहे हैं। तो बहुत अच्छे से बोलना चाहिए अगर आपको करेक्शन करना भी है तो। देखो ऐसे हमें लगा कि हो सकता है आपने ये गलती नहीं की, पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने ऐसे गलती किया, ऐसा है। जजमेंटल लोग नहीं, तुमने ये गलती की है, बोले नहीं ऐसा एक्सेप्ट करो, मैं बोल रहा हूँ ना।
ये करेक्शन काम कभी नहीं आएगा। वो बोलते नहीं मैंने गलती नहीं, कोई बात नहीं, आपने हो सकता है नहीं गलती मुझे लग रहा होगा, लेकिन वो व्यक्ति सोचेगा जरूर, क्योंकि आपने मैसेज भेज दिया है विदाउट डिस्टर्बिंग। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रेम हितम च, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट पर्सन, राइट मोटिव, राइट वे और राइट टाइम। अब राइट टाइम क्या है? किसी ने 4 घंटा मेहनत करके कुछ चीज़ें बनाई होगी, उसी समय उसके धज्जे उड़ा दो। मान लीजिए किसी ने बैलून्स लगा के डेकोरेट किया होगा, ये बैलून है, कहीं 5 लगा कहीं 4 लगा, ऐसे लगाते हैं। वो बंदा सोचेगा मैंने इतनी मेहनत से बैलून लगाया, उसको कोई अप्रिशिएशन नहीं है, व्हाट इज दिस। लेकिन आप क्या उस समय मत बोलो, बोला वेरी नाइस, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया। आप उसको कैसे करेक्शन करेंगे? बोले हाँ कहीं कहीं से है कि 5 नहीं है, पर 5 हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने ये अच्छी की है, इससे अच्छा ये कर देते, जैसे ग्लोरीफाई, क्लेरिफाई और ग्लोरीफाई। दिस इज़ द राइट टाइम। कहीं 6 घंटे तक मेहनत के बाद उसने कुछ काम किया, उसमें उसी समय मत टोको। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरने जा रहा है, बोले नहीं मैं करेक्शन नहीं करूँगा, उसको गिरने दो, ये भी मतलब नहीं है कि भाई गिरने वाला उसको तो बचाना है। इमीडिएट इफेक्ट कभी कभी होता है, किसी कपड़ा जल रहा होगा और मान लीजिए दीपक के पास खड़ा, दीपक कपड़ा जला रहा है उसका, बोले नहीं मैं किसी को करेक्शन नहीं करता, ओवरलुक करो, भाई उसको बोल दो मर जाएगा जल के, वो एक अलग बात है। इमरजेंसी इज़ डिफरेंट। आप अगर उसको प्राइवेटली लेटर ऑन डिस्कस करने का मौका मिलता है तो ज़रूर कीजिए और बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। ओके, तृणादपि हमने एक श्लोक पढ़ा था, तृणादपि सुनिचेना। तृण का मतलब घास था और तरुरोपि सहिष्णुना मतलब हो गया वृक्ष के समान सहना चाहिए। वृक्ष का मतलब ट्री है, TREE। टी मतलब टॉलरेंस, ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने काम में रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप उसको टॉलरेट करें जो वो अपने काम में रिस्पॉन्सिबल है। तो गलतियां सबसे होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपने एक वर्क डन दिया, काम करने के लिए दिया, वह बहुत अच्छे से सिंसियरली कर रहा है, मिस्टेक हो गई, क्या देखो कि वो रिस्पॉन्सिबल तो था पर फिर भी उससे गड़बड़ हो गया, तो टॉलरेट करो। ईगरनेस, आप देखिए उसके अंदर ईगरनेस है उस काम को लेकर। जैसे एक छोटा बच्चे को बोलते हैं आज अपने कमरे की आप सफाई करोगे, बोलते यस मॉम मैं करूँगा, और कमरे को बढ़िया से साफ करता है। और आप चेक करने गए, ये क्या है, पेंसिल का टुकड़ा इसे कैसे मिला, ऐसे सफाई करते हैं तो हम गंदे बच्चे कहीं गए। वो क्या सोचे पता नहीं, पेंसिल का टुकड़ा चेक करते डांट पड़ रही है, अगली बार सफाई नहीं करूँगा। सफाई करने की टेंडेंसी खत्म हो गई। उसका ईगरनेस देखो, छोटा सा बच्चा इतना सारा काम करने के लिए रेडी है, एनकरेज करो उसको, राइट। इक्वालिटी, देखिए समहम सर्वभूतेषु, भगवान बोलते हैं आई एम इक्वल टू ऑल। सिमिलरली जो डिवोटीज़ को भी ये सोचना चाहिए कि हमसे भेदभाव नहीं करना है, हम भी उसके लिए इक्वल बिहेव करें। सिमिलरली आपके परिवार में लोग हैं, कुछ उनसे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, इट्स ओके, डील सम रख के डील करना। जैसे वृक्ष जो है आप देखते हैं धूप में, सर्दी में, पानी में, बारिश में सहन करता है। नित्यानंद प्रभु को देखिए, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं और उन्होंने किसको सहन किया, जगाई मधाई को, जो एक सामान्य व्यक्ति थे उनको सहन किया, शराबियों को। शराबी ने उनको शराब पिया, उनको ये बोलने गए थे भगवान का नाम लो, ए हो भाई एक बार तो नाम लो, गौरांग बोलो, मैं आपका दास बन जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार हैं वो बोल रहे हैं। तो शराबी थे, हमको बोलेगा नाम लो, ले उन्हें के जो जिसमें पी रहे थे सुराही वो फेंक के मारा, नित्यानंद प्रभु के रक्त निकालने लगा। हरिदास ठाकुर दौड़ के गए और किसको जाके बोले, चैतन्य महाप्रभु को, देखो देखो नित्यानंद को चोट लगी है, जगाई मधाई ने मारा है। चैतन्य महाप्रभु चक्र निकाल के आ गए, बोले तुमने नित्यानंद को मारा, मैं फिनिश कर दूंगा उसको। वो स्वयं विष्णु हैं चैतन्य महाप्रभु, थोड़े चक्र निकाल ले, लेकिन नित्यानंद प्रभु बचा रहे हैं कि नहीं 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 इसको मत मारो, इनकी गलती नहीं है, ये तो अनजाने में ऐसा कार्य किए, इनको आप इसका अवतार इसलिए नहीं हुआ है, इनको कृष्ण प्रेम दो। तो सोचिए, मार खाए प्रेम दे एवं तो दयालु ना ही रे, मार खा के भी प्रेम दे रहे। सीम्स डिफिकल्ट, पर इसी से आप अट्रैक्टिव बनते हो। कोई व्यक्ति अच्छा बिहेव करता है, हम्बल है, टॉलरेंट है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव है।
एरोगेंट है, मिसबिहेव करता है, जवाब देता है, आप उसको पसंद नहीं करते हो, तो आपको कैसे वो लोग पसंद करेंगे, राइट। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा अट्रैक्टिव। प्रभुपाद जी जब गए थे 70 ईयर के थे, 70 ईयर के बूढ़े व्यक्ति को कौन पसंद करेगा, लेकिन प्रभुपाद जी को पसंद किए। उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से कई व्यंजन बना बना के खिलाया उनको। जिस दिन पता उनको दीक्षा दी थी अपने शिष्यों को, उस दिन जो प्लेट में खाया प्लेट छोड़ दिए, बर्तन छोड़ दिए, सब कमरा से झूठा छोड़ दिए। प्रभुपाद जी सारा चटाई उठाई उठा के फोल्ड किया, बर्तन धोए, पोछा लगाया। कितना टॉलरेट किया हुआ, पता उसके कारण क्या हुआ, इतना प्रेम करने लगे प्रभुपाद जी से वो लोग कि ये बोलते थे, वी डोंट नो हु इज राधा कृष्णा विल डाई फॉर स्वामी जी। हम तैयार हैं स्वामी जी के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर बोल दें। प्रभुपाद जी बोले जंप कर दो, यहाँ से जंप कर देंगे। क्यों? तो इतने प्रेम किया, उन्होंने सर्व किया, राइट। सो सहन करने से रिलेशनशिप ज़्यादा बिल्डअप होता है। तो ये रिकैप करते हैं। टॉलरेंस में देखा हमने रिलेशनशिप को क्या करना है, डेवलप करना है, मेंटेन करना है, ग्रो करना है। प्रिंसिपल क्या था, ओवरलुकिंग शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अदर्स, फोकस ऑन गुड। इडियोसिंक्रेसीज, सबके अंदर कुछ विशेष अवगुण होते हैं, गुण होते हैं, उसका नज़रअंदाज करना है। अंडरस्टैंडिंग दैट अदर्स आर टॉलरेटिंग मी, ठीक है। ओके, विल डिस्कस फॉरगिवनेस नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन लेंगे। हमारा ड्रामा भी तैयार है, पीछे ड्रामा। ओके, एनी क्वेश्चन? छोटा सा ड्रामा है, 5-6 मिनट का। कोई प्रश्न है किसी का? देवियों सज्जनों, कोई प्रश्न है आपका? नहीं? पीछे पूछ रहे हैं ब्रोजो, लास्ट। हाँ, थोड़ा पास से बोले। जैसे आपने सब बातें बताई हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में जैसे हमारे बच्चे हैं तो और वाइफ है, तो उसमें ऐसा होता है कि हमको पूरा अपनी तरफ से करते हैं कि तुम लोग क्या जाए और ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो वो क्या कारण होता है कि वो सब चीज़ देखने के बाद भी उसको नज़रअंदाज करते हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, कि सब चीज़ ऐसी है, जबकि देख रहे हैं और कुछ भी अच्छी बात करते हैं जो है वो, उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, इनका प्रश्न बड़ा जेन्युइन है कि कई बार हम अपने घरों में चाहते हैं कि वो भी स्पिरिचुअलिटी में आ जाए या उसमें सुधार हो जाए, पर देखते हैं वो काफ़ी समय के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अब लास्ट सेशन है, उसका नाम क्या था लास्ट सेशन का? पेशेंस, याद है? आप ह्यूमिलिटी भी होगा, फॉरगिवनेस भी होगा, टॉलरेंस भी होगा, एप्रिशिएशन भी होगा, लेकिन इसके बाद भी कभी कभी कुछ गड़बड़ होगा। देखिए, पर मैंने उस दिन बताया था ना, आप यहाँ से घर जाओगे और घर जाके बताओगे, बता मैं सेमिनार सुन के आ रहा हूँ। कौन से? तुम क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी, कर्मी कहीं की। आप ऐसे बिहेव करोगे तो उसके अंदर कैसे सुधार होगा? आप जब यहाँ से घर जाते हो, आप अपने घर वालों से, ये पेरेंट्स हो, बच्चे हो, उनके साथ बेटर बिहेव करोगे ना, तो वो सोचेगा जहाँ से जा रहे हैं बहुत सही जगह जा रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, मैं यहाँ भक्ति मारा था, तो मेरे को मेरे मोहन जी जो मेरे शिक्षक वो क्या बोलते हैं कि जब घर जाना ना तो टीवी देखना। बोला प्रभु जी आप तो टीवी देखना मना करते हैं। बोले घर में देखना, थोड़ी देर के लिए देखना, कुछ डिस्कवरी चैनल वगैरह देख लेना, मम्मी के साथ किचन में कटिंग करो, पापा के साथ बैंक वैंक जाओ, मार्केट जाओ। मैं ऐसा करने लगा, टीवी देखता तो बोले लड़का नॉर्मल है। लोग तो एबनॉर्मल कब समझते हैं? जो भक्ति करेगा तो। और जब किचन में जाके मैं उनके लिए कुछ कटिंग करने लगा, मम्मी बोलती तू ठीक है बेटा, क्या हो गया तुझे, किचन में कहाँ से आ गया तू? बोले मैं सीख रहा हूँ, तुम लोग कहीं चले जाते तो मैं कैसे बनाऊँगा। तो गुड। बोले पापा आपको बैंक वैंक जाना तो मैं स्कूटर चला कर ले जाऊँगा आपको, चलो हमारे साथ। पापा लेके तो चले गए, बाद में क्या बोलते क्या हो गया हमारे बेटे को, ये अच्छे अच्छे काम कैसे कर रहा है अचानक से। तो पता क्या बोला, जब मैं लौट के आ रहा था तो मम्मी बोलती बेटा जहाँ तू जा रहा है, जो सीख रहा है ना वही सीख, और सही जगह जा रहा है और हमें भी ले जाना। और मेरी पूरी फैमिली में सब डिवोटी है, सब दीक्षित है। सिर्फ आपका बिहेवियर
घर में जाकर आप कितना बेटर करते हो, उसके कारण ही वो घर वाले डिवोटी बनते हैं। इसका रीज़न बताता हूँ। आपकी वाइफ, ठीक, और इस्कॉन, उसके बीच में कौन है? आप है। वो आप ही इस्कॉन है उसके लिए। आप गलत करेंगे तो इस्कॉन गलत है, अब अच्छा करेंगे तो इस्कॉन सही है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपका रिलेशन, आपका बिहेवियर आपके घर पर, नहीं? तो हम लोग जब सीख लेते हैं ना, प्राउड है, मैं लेक्चर किया, मैंने सेमिनार किया, मैंने ये किया, मैं वो एकदम चौड़ा कैसे जब झाड़ो जाते हो, घुसे नहीं पाते हो घर में ठीक से, राइट? अरे भाई वहाँ जाओ तो ऐसा रहो घर के ही व्यक्ति हो, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, फैमिली में परिवर्तन आएगा। ओके, हरे कृष्णा। ओके, हरिओम विष्णु। तो कुछ मेरा प्रश्न यही है कि आपने बताया कि रिश्ते बनाने के लिए व्यक्ति को झुक जाना चाहिए। तो झुक जाने में आगे वाला समझता है कि कुछ इसको स्वार्थ के लिए झुक रहा है, कुछ इसके लिए झुक रहा है, इसका कारण क्या समझे? आगे वाले की थिंकिंग में कैसे डाल सकते हैं? देखिए, अगला वाला कम से कम पशु तो नहीं है, अगला वाला मनुष्य तो है, इतना कंफर्म है, राइट? अगर आप सचमुच एक अच्छे व्यक्ति हैं ना, देखिए आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब अच्छे व्यक्ति को पहचानते हो, बैठ जाइए प्लीज़। अच्छे व्यक्ति को पहचानते हो, तो आप जब झुकते हो ना, तो उसको एक मैसेज जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा है। उस समय हो सकता है, आप कई लोग ने लास्ट टाइम पूछा था, वो मिसयूज़ करेगा, वो झुक जाओगे तो और दबाएगा, पर ज़रूरी नहीं है। देखना, आपके ऑफिस में एक ईमानदार व्यक्ति रहता है, सब उससे डरते रहते हैं। ईमानदार व्यक्ति सच बोल देगा कहीं। अच्छे व्यक्ति इसके सब रिस्पेक्ट करते हैं, शुरू भी नहीं करेंगे, शुरू भी नहीं करेंगे। जैसे हम डिवोशन में जब आए तो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो बोले क्या 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये सब बोलते ना लोग। हम कुछ नहीं बोलते थे, हम सोचते थे कि कम से कम हज को चली तो ये तो चूहे अभी भी खा रहे हैं, खाने दो, कुछ नहीं बोलना। तो वो कमेंट्स करते रहे। आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैनी ईयर्स, वो अपने घरों में हमको बुलाते हैं कि आप हमारे घर में कभी आइए। लैंग्वेज चेंज हो गया रिलेटिव्स का। पहले बोलते थे कि दिखावा करते हो, अब बोलते हैं अपने चरण रख दो हमारे घर पर। सी, हमने नहीं उनको जाके शो किया, कुछ मैजिक शो किया उनके दिमाग में, लेकिन बस अपना बिहेवियर अच्छा रखा और सामने वाला लोग लगे कुछ तो उसके अंदर है, कुछ तो बंदा सही है, अपने आप रेस्पेक्ट करने लगता है। अच्छी चीज़ की ना सब रेस्पेक्ट करते हैं, याद रखना। वो बोलेंगे नहीं, अंदर से जरूर करेगा रेस्पेक्ट, ठीक है? उसमें पूरी वक्त निकल जाए, वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं निकलेगा, लेकिन रिश्ते चले जाएंगे तो क्या होगा? वक्त चलाया जाए तो कोई ठीक दिक्कत नहीं है, और रिश्ते चले जाएँ तो कैसे लाओगे? आपने बोला नहीं हम सही हैं, हम दिखा देंगे हम कौन है, तो रिश्ते चले जाएंगे फिर अलग, तब तो वक्त ही वक्त है आपके पास, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की